हाय एवरीवन एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द सोशल सिक्योरिटी पार्ट 3। तो जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो है वो चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के वीडियोस को चेकआउट कर लीजिएगा अगर आपने वीडियो नहीं देखा है। और ये जो हमारा है वो लास्ट पार्ट होगा फॉर सोशल सिक्योरिटी। इसके अलावा आप हम बाकी के सब्जेक्ट्स को भी डील करेंगे और ज्यादा से ज्यादा आप सबका सपोर्ट की जरूरत है, जो कि कहीं ना कहीं वीडियोस को देख करके लग रहा है कि शायद आपको उस तरीके से कंटेंट में मतलब पसंद नहीं आ रहा है या जो भी। और अगर वैसा कुछ है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन अगर इस एफर्ट को आपको जरा सा भी हेल्प मिल रहा है तो प्लीज लाइक करिए, वीडियोस को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, बिकॉज इस इनिशिएटिव को हमने आपके लिए ही लाया है। ठीक है, आप स्टूडेंट्स के लिए ये एक रामबाण साबित हो सके, इस वजह से हमने इस इनिशिएटिव को चालू किया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके तरफ से भी रिस्पॉन्स सही नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा मोरल डाउन होने लग जाता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप सबका अभी बेनिफिट हो सके और आपके एफर्ट से हमें भी एक मोटिवेशन मिल सके कि हाँ ठीक है, हमारे बच्चे जो हैं वो सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी हमें और बेहतर कंटेंट लाना है और ज्यादा लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं। तो चैनल को प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए। ठीक है, आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है और ये एक रिक्वेस्ट समझिएगा मेरी तरफ से भाई रजत दुबे। और आप यहाँ पे एक अगला वीडियो जो है वो हम बिगिन करने वाले हैं, तो ये मेरे को थोड़ा सा बोलना था एंड प्लीज कंसीडर इट इफ पॉसिबल। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट सोशल सिक्योरिटी पार्ट 3। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं पहला जो है एक्ट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972। ग्रेचुइटी क्या होता है? एक प्रकार से गिफ्ट देना। ठीक है, किसी को भी अगर हम किसी भी प्रकार से कुछ गिफ्ट दे रहे हैं तो वो एक ग्रेचुइटी होता है। मतलब आपने जिंदगी भर कहीं पे काम किया और इसके बाद में आपका सर्विस मतलब देने के बाद में उस इंस्टीट्यूट के लिए आप जब रिटायर होते हो तो फिर आपको एक ग्रेचुइटी फंड मिलता है कि आपके बुढ़ापे के लिए वो एक सहारा हो सके। और इसी का मतलब होता है ग्रेचुइटी। जैसे सरकारी नौकरियों में क्या होता है कि जब वो काम कर लेते हैं और जब रिटायरमेंट का वक्त आता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में, तो उनको एक ग्रेचुइटी फंड मिलता है ताकि उनका रिटायरमेंट में आराम से उनका जीवन चल सके और उनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। ठीक है, तो ये हम इसको एक्ट को समझेंगे। डायरेक्ट सवाल आते हैं क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक लेक्चर ऑलरेडी ले लिया है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। और अगर आपको वैसे कंटेंट और ज्यादा चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में भी साझा करिएगा अपने व्यूज को। तो सीधा इस एक्ट पे आते हैं। एवरी फैक्ट्री, कोई भी फैक्ट्री हो, जैसा कि फैक्ट्रीज एक्ट में डिफाइन करा गया है, यानी कि अगर वो माइन की फैक्ट्री है, ऑयल फील्ड का है, प्लांटेशन का है, पोर्ट का है या रेलवे का है, तो वो सब के सब इसमें कवर होते हैं। और साथ साथ में हर वो दुकान या एस्टैब्लिशमेंट जहां पे शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट से वो है। ठीक है, फैक्ट्री जो हमने देखा वो फैक्ट्रीज एक्ट से है और जो शॉप्स और एस्टैब्लिशमेंट है वो शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट से है किसी भी राज्य का। तो वहां पे 10 या उससे ज्यादा अगर पर्सन्स एम्प्लॉयड हैं, पूरे साल में किसी भी वक्त अगर 10 या उससे ज्यादा पर्सन्स एम्प्लॉयड हैं तो वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट का पार्ट बन जाते हैं। इसके अलावा एक बार वो पार्ट बन गए तो फिर उनको निकाला नहीं जा सकता, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, कोई भी एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 10 और मोर पर्सन्स, उनको नोटिफाई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। और एक बार वो अप्लाई हो गए तो फिर वो स्ट्रेंथ अगर नीचे भी कम हो जाए, मान लीजिए 10 था लेकिन किसी कारण से वो 2 निकल गए, वो 8 हो गया, तो क्या वो 8 कवर होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि इनिशियली वो 10 था तो अब वो उसका पार्ट रहेंगे। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं आपको ये पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी जो है वो रिटायरमेंट के वक्त एक बेनिफिट प्रोवाइड करने से जुड़ा हुआ है। साथ साथ में क्या है कि वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट भी होना चाहिए, ये प्रमोट करता है। वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट का क्या मतलब है कि हो सकता है किसी के लिए 60 साल जो है वो एक औसतन उम्र हो, लेकिन किसी के लिए वो 50-55 में ही उतनी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पा रहा हो, उसको दिखने में समस्या हो सकती है, सुनाई देने में समस्या हो सकती है, तो इस वजह से वो उतना एफिशिएंट नहीं रह जाएगा उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसमें वो वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट ले सकता है और ये इसकी बात को कवर कर रहा है। इसके अलावा आप देखोगे तो कहीं ना कहीं टर्मिनेशन वगैरह भी है। ठीक है, किसी को अगर निकालना हो, रेजिग्नेशन वगैरह भी है, कोई रिजाइन कर जाए, डिसमिस करा जाए, डेथ हो जाए या डिसेबलमेंट, तो इतने सारे चीजों को पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी कवर करता है। मिनिमम 5 साल का सर्विस दिया जाना चाहिए। हाँ, ये मिनिमम 5 साल के लिए आप अगर किसी पर्टिकुलर संस्था में जुड़े हुए हो तभी आप पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी आपका हिस्सा बनोगे, और वहां पे जहां पे 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। लेकिन अगर उस इंसान का डेथ हो जाए बीच में और वो 5 साल का सर्विस नहीं दिया है तो वो उसका हिस्सा होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि वो भले से 5 साल सर्व नहीं किया है लेकिन स्टिल उसको उस दायरे में कवर किया जाएगा। अच्छा, किसी को अगर टर्मिनेट कर दिया जाए, हटा दिया जाए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट से, तो वो जो पर्सन होगा उसको कंटिन्यूअस सर्विस अगर मतलब 5 साल या उससे कम का वो किया है
तो फिर वो कवर नहीं होगा, लेकिन उससे ज्यादा का किया है तो उसको भी कवर किया जाएगा। इसके अलावा रिटायरमेंट वगैरह, डेथ वगैरह ये हमने देख लिया है। साथ साथ आप देखोगे तो 5 साल का जो है वो मैंडेटरी कब नहीं होता है, जब डेथ या डिसेबलमेंट हो जाए। 5 साल कंपलसरी है, बिल्कुल है, लेकिन अगर डेथ या डिसेबलमेंट हो जाए तो तब वो एक्सेप्शन है, तब वो कंपलसरी नहीं है। एक रिटायर्ड पर्सन जो है उसको ग्रेचुइटी अमाउंट मिलता है पेंशन के साथ में। अच्छा, आप कहोगे कि मतलब इंसान ने काम किया और फिर इसके बाद में उसके बुढ़ापे में उसको ग्रेचुइटी फंड मिल जा रहा है, तो क्या वो पेंशन ही वो ग्रेचुइटी फंड है? नहीं, दोनों अलग है। ग्रेचुइटी फंड एक तरह का बोनस होता है कि आपने इतने साल का सर्विस किया है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उससे हम इंप्रेस्ड होकर के आपको ये फंड दे रहे हैं, 10 लाख का, 20 लाख का, जो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक ग्रेचुइटी होता है। लेकिन पेंशन अलग चीज है, पेंशन तो हर महीने मिलता रहेगा। आप ग्रेचुइटी फंड को आप बैंक में एफडी करा के रख सकते हो कि आपको इंटरेस्ट मिलता रहे, और पेंशन जो होगा वो आपका रोजमर्रा के सामान के लिए होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे तो अगर डेथ या डिसेबलमेंट हो जाता है या एक्सीडेंट भी हो जाता है या किसी बीमारी से मृत्यु हो जाती है, तो वो जो एम्प्लॉयर है वो ऑब्लिगेटेड है कि वो ग्रेचुइटी अमाउंट दे। मतलब कि जिसके यहाँ भी वो इंसान काम कर रहा था उसके मालिक के ऊपर ये बाध्यकारी हो जाएगा कि वो ग्रेचुइटी अमाउंट दे उस एम्प्लॉय के नॉमिनी को या उसके लीगल हियर को। मान लीजिए जो एम्प्लॉई काम कर रहा था, ठीक है, क्योंकि वो 5 साल या उससे कम का सर्विस दिया है, तो क्या उसके दायरे में वो कवर होगा? हमने देखा हाँ कवर होगा। तो इसके लिए एम्प्लॉयर जो है जहां वो काम कर रहा था उसका जो मालिक है, अब वो इंसान तो नहीं रहा, लेकिन वो जो उसका मालिक है या तो उसके नॉमिनी को वो ग्रेचुइटी अमाउंट देगा या उसके लीगल हियर को, उसकी पत्नी हो सकती है, उसके बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, जैसा भी केस होगा। और वो डिपेंड नहीं करता है कि नंबर ऑफ इयर्स जो है वो किस तरीके से काम किया है, इस केस में मैटर नहीं करता है। कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है, ये सवाल भी आता है। तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी को अपॉइंट यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करती है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का क्या मतलब आप कहोगे? राज्य सरकार, रेस्पेक्टिव लेवल पे राज्य सरकार। लेबर लॉ वैसे भी जुड़ा हुआ स्टेट लिस्ट में ही है 7 शेड्यूल के। इसके अलावा आप देखोगे तो गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग अथॉरिटी को चुनते हैं अलग अलग एरियाज के लिए। अच्छा, सर्विस की बात कर लेते हैं। तो इस एक्ट के तहत जो कंटिन्यूअस सर्विस है, जिसका मतलब कि अनइंटरप्टेड सर्विस, बगैर किसी रोकथाम के सर्विस देना एम्प्लॉयमेंट पीरियड तक के लिए, तो वो एम्प्लॉय जो कि कंटिन्यूअस सर्विस में रहा है अनइंटरप्टेड तरीके से, उसी को हम कंटिन्यूअस सर्विस कहते हैं। अच्छा, वो बीच में इंटरप्शन भी अगर होता है तो किस तरीके से एक्सेप्शन में है? सिकनेस, एक्सीडेंट, लीव, एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी विदाउट लीव, ठीक है, छुट्टी पे जाना बगैर बताए, लीव विथ फुल वेज, टेम्पोररी डिसेबलमेंट, लेड ऑफ पीरियड और मैटरनिटी लीव। तो इन सब की भी बात करी गई है कंटिन्यूअस सर्विस में, ये सारा जो है वो भी कवर किया गया है। डिडक्शन की बात कर लेते हैं। ग्रेचुइटी हम समझ गए क्या होता है सरल भाषा में, अब इसमें डिडक्शन भी होता है, वो हम देख लेते हैं। तो जो ग्रेचुइटी होता है एक एम्प्लॉय का, उसने जो सर्विस दिया है, अगर उसको टर्मिनेट किया गया हो किसी कारणवश, अगर उसको हटाया गया हो किसी कारणवश, तो विलफुल ओमिशन, विलफुल निकाल देना जानबूझ करके, या नेग्लिजेंस कॉजिंग एनी डैमेज और लॉस, किसी तरीके से कोई नुकसान या खतरा हो रहा है या डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अगर उस एम्प्लॉयर को बिलोंग कर रहा है, तो फिर उसको जो डैमेज हुआ है उस डैमेज का भरपाई उसको करना होगा। कुल मिलाकर के सरल भाषा में समझे तो मान लीजिए आपको एक इंस्टीट्यूट ने कुछ सामान दिया था, ठीक है, आप जहां पे काम कर रहे थे उस ऑर्गेनाइजेशन ने आपको एक सामान दिया था पर्टिकुलर, और आपने उसको डैमेज करके रखा है, तो फिर उस केस में जो ग्रेचुइटी मिलेगा वो डिडक्ट करके दिया जाएगा। बस इतना ही याद रखना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे वही सारी पॉइंट्स को लिखा गया है। नाउ होली और पार्शियली फोरफिटेड, अगर जो सर्विस है एम्प्लॉय का वो टर्मिनेट किया गया हो क्योंकि उसका जो कंडक्ट था वो किसी तरीके से गलत था, डिसऑर्डर या रायटस, दंगे कराने वाला, तो फिर उसको एक्ट ऑफ वायलेंस में रखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पार्शियली उसका पैसा या तो रोका जा सकता है या होली उसका पैसा रोका जा सकता है। और साथ साथ में अगर उसका जो सर्विस है एम्प्लॉय का वो टर्मिनेट किया गया हो इस कारण से कि उसने मॉरल टर्पिट्यूड जो है वो दिखाया हो, और उससे कहीं ना कहीं वो जो ऑफेंस उसने किया है वो उसके एम्प्लॉयमेंट के दौरान ही हुआ है, तो वो भी देखने को मिल सकता है। दोनों पॉइंट्स मिलते जुलते हैं। कुल मिलाकर के नैतिक गलत अगर हम करेंगे काम में, तो फिर वहां पे जो ये ग्रेचुइटी फंड होगा उसको होली या पार्शियली अपने पास में एम्प्लॉयर जो होगा वो रख सकता है। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी जो है वो एप्लीकेबल नहीं है किनके ऊपर?
जिनको डिसमिस कर दिया गया है सर्विस से, और किस कारण से कि या तो उन्होंने इनडिसिप्लिन दिखाया है या मिसकंडक्ट। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी करते जाओगे फिर भी ग्रेचुइटी फंड मिलेगा, ठीक है। अगर डिसिप्लिन आपने शो नहीं किया है, किसी तरीके से मिसकंडक्ट दिखाया है, तो वहां पे डिसमिस किया गया है, तो फिर उसमें ग्रेचुइटी नहीं मिलेगा। मैक्सिमम लिमिट क्या है ग्रेचुइटी पेएबल का? तो अकॉर्डिंग टू द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी अमेंडमेंट एक्ट 2018, इसको अमेंड किया गया 2018 में, तो जो मैक्सिमम अमाउंट है ग्रेचुइटी पेएबल का, जो कि एक्सटेंड कर दिया गया है 20 लाख रुपए तक का, ठीक है। पहले ये लिमिट 10 लाख था, अब ये 20 लाख है, यानी कि मैक्सिमम आपको ग्रेचुइटी, मिनिमम का कुछ डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, मिनिमम कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 20 लाख रुपए हो सकता है। पहले 10 लाख था, लेकिन इसको बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया है। और इस सेक्शन में इस तरीके से कुछ नहीं कहा गया है कि किसी भी एम्प्लॉय का एक राइट है कि वो रिसीव कर सके बेटर टर्म्स ऑफ ग्रेचुइटी अंडर एनी अवार्ड और एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट विथ द एम्प्लॉयर। मतलब कि इस सेक्शन में अलग से कुछ नहीं लिखा गया है कि उसको स्पेशल कुछ ट्रीट कराया जाए एम्प्लॉय के द्वारा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, तो ये ग्रेचुइटी निकाला कैसे जाता है, अब हम उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुइटी का तरीका है। मान के चलिए कि आपका जो मंथली सैलरी है, जो भी होगा मंथली सैलरी जो भी होगा, यहाँ पे रफली अगर हम 10,000 पकड़ते हैं, ठीक है, तो ये आप देखोगे डिवाइडेड बाई 26 क्यों? क्योंकि एक मंथ में जो नंबर ऑफ वर्किंग डेज है वो 26 माना गया है, इंटू 15 क्यों? क्योंकि हाफ ऑफ द मंथ को कंसीडर किया गया है, और मल्टीप्लाइड बाई इयर्स ऑफ सर्विस, कितने साल से उस इंसान ने काम किया है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि वो 5 हो, तो आप इसको जब डिवाइड करोगे आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। तो इस तरीके से ग्रेचुइटी जो है उसको निकाला जाता है, मतलब महीने की जो सैलरी होगी डिवाइडेड बाई 26, क्योंकि उतने ही दिन काम किया जाता है एक महीने में, मल्टीप्लाइड बाई 15 क्योंकि वो हाफ ऑफ द मंथ है, और फिर उसको फर्दर मल्टीप्लाई किया जाएगा इयर्स ऑफ सर्विस से, जितना ज्यादा इयर्स ऑफ सर्विस उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एम्प्लॉयर्स का लायबिलिटी फॉर कंपेंसेशन। अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसकी एक्सीडेंट हो जाती है, उस केस में एम्प्लॉयर का क्या मतलब लायबिलिटी है, ठीक है। तो एम्प्लॉयर जो होगा किसी भी एस्टैब्लिशमेंट का, उसको कवर किया गया है इस एक्ट से कि वो कंपेंसेट करे एक एम्प्लॉय को, कब? जब उसका एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, और उस एक्सीडेंट से कहीं ना कहीं उसकी या तो डेथ हो जाए, या फिर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो जाए, कंप्लीटली वो कुछ काम करने के योग्य नहीं रह गया हो, या फिर परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट हो जाए, कुछ हिस्सा शरीर का उसका डिसेबलमेंट का शिकार हो गया है, टेम्पोररी डिसेबलमेंट हो जाए थोड़े समय के लिए ही, और या फिर वो किसी ऑक्यूपेशनल यानी कि रेयर डिजीज से आ जाए खतरे में। तो इन केसेस में क्या है कि एक लायबिलिटी बनता है एम्प्लॉयर का कि वो अपने एम्प्लॉय को एक कहीं ना कहीं कंपेंसेशन दे। इसके अलावा आप देखोगे तो हमारा पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट था, ये लास्ट एक्ट है हमारा एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 का, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा, अभी तक हमने लायबल देखा था, लेकिन इसमें बात नॉट भी लायबल की हो रही है। तो अगर कोई इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, जिसकी वजह से टोटल या पार्शियल डिसेबलमेंट हो जाता है, मतलब मान लीजिए कोई चोट लगा और उस चोट के वजह से टोटल या पार्शियल डिसेबलमेंट नहीं होता है, तो फिर क्या है कि जो काम किया जाएगा वो 3 दिन के ऊपर का नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वही पॉइंट लिखा हुआ, वापस से समझिए कि इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी इंजरी, अगर किसी भी प्रकार से चोट लगता है जिसकी वजह से टोटल या पार्शियल डिसेबलमेंट नहीं होता है, ठीक है, अगर कोई चोट लगा और उससे टोटल या पार्शियल डिसेबलमेंट नहीं होता है, तो फिर जो 3 दिन का ही मतलब मैक्सिमम उसको काम दिया जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो कोई इंजरी अगर उससे डेथ नहीं होती है लेकिन एक्सीडेंट होता है, तो वो डायरेक्टली क्या होगा, अकाउंटेबल होगा कि वो मतलब कहीं ना कहीं ड्रिंक करके या ड्रग्स वगैरह अगर लिया है तो उसके चक्कर में अगर है तो उसके लिए अकाउंटेबल नहीं होगा कंपनी। फिर विलफुल डिसओबीडियंस, अगर जानबूझ के वो गलत कर रहा है कि उसको किसी भी तरीके से काम में अड़ंगा लड़ाना है, तो उस केस में भी ये सेफ्टी नहीं मिलता है। नेक्स्ट आप देखोगे तो विलफुल रिमूवल, मतलब कि गलत करने के बाद में उसको अगर हटाया गया है और किसी भी तरीके से वो सेफ्टी के लिए खतरा बना था, तो भी उसमें कवर होता है। नेक्स्ट हम आते हैं जनरल प्रिंसिपल्स इस एक्ट का जो है एम्प्लॉइज कंपेंसेशन का, उसकी बात कर लेते हैं। तो कैजुअल कनेक्शन होना चाहिए किसके साथ में, चोट के साथ में और एक्सीडेंट के साथ में और काम के साथ में जो कि एम्प्लॉयमेंट के समय हुआ है, मतलब कि जो उसको चोट लगा है या एक्सीडेंट हुआ है वो
जब वो काम कर रहा है उसी दौरान हुआ है या नहीं, इस बात की भी पुष्टि होनी चाहिए। और ओनस किसके ऊपर होगा, यानी कि जिम्मेवारी, तो ये एप्लीकेंट के ऊपर होगा कि वो दिखा सके कि जो जब वो काम कर रहा था तो उसी बीच उसको ये खिंचाव आया या फिर वो चोट आई। यानी कि जो भी इंसान काम कर रहा है, जो भी इंसान काम कर रहा है उसके ऊपर ये ओनस होगा कि उसको ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ, जब मैं उस कंपनी में काम कर रहा था तब मुझे ये चोट आई थी। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं इसका कंपेंसेशन का कैलकुलेशन का तरीका क्या है। तो कंपेंसेशन इन केस ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉय, अगर इंसान की मृत्यु हो जाए तो फिर उस वक्त जो कंपेंसेशन निकाला जाता है वो एज ऑफ द वर्कमैन, ठीक है, और रेलिवेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। अब 50% ऑफ मंथली वेजेस, जो भी उसने लास्ट ड्रॉन मंथली सैलरी उठाई होगी उसका 50% जो है वो डिसीज्ड एम्प्लॉई को दिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रख करके साथ साथ में अगर इंजर्ड है तो फिर उसको भी ये शेड्यूल वगैरह आपको याद नहीं रखना है, एग्जैक्ट अमाउंट भी याद नहीं रखना है, और 1,20,000 रुपीज ऑफ कंपेंसेशन जो भी ज्यादा हो। कुल मिलाकर के यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 50% जो मंथली सैलरी होगा लास्ट ड्रॉन, या तो उसको ध्यान में रखा जाएगा और या फिर 1,20,000, दोनों में जो भी ज्यादा होगा वही यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर परमानेंट डिसेबलमेंट हो जाए तो यहाँ पे 60% है, परमानेंट डिसेबल में 60% है मंथली वेजेस का, और इसके साथ साथ आप देखोगे तो 1,40,000 है जो भी ज्यादा हो। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी आपको यहाँ पे हमने क्या देखा था, डेथ वाले फैक्टर में 50% या 1,20,000, और अगर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो जाए, पूरी शरीर उसके एकदम काम करने के लिए योग्य नहीं रह गई है और अब वो परमानेंट उसी कंडीशन में रहेगा, तो जाहिर सी बात है उसका दवा का खर्च होगा, बाकी चीजें होंगी, तो इसलिए ये अमाउंट भी बड़ा है, 60% है मंथली वेजेस का या फिर 1,40,000 रुपए। फिर अब कैलकुलेशन के लिए आप देखोगे तो जो भी हो जाए, अगर वो डेथ का केस बनता है या परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट का केस बनता है, तो जो मंथली वेज होगा वर्कमैन का वो लिमिटेड रखा गया है 15,000 तक ही। मतलब कि जो लास्ट ड्रॉन सैलरी वो कंसीडर करेंगे वो 15,000 तक का ही होना चाहिए या उससे कम का होना चाहिए, उससे ज्यादा का वो कंसीडर नहीं करेंगे, वो कंसीडर 15,000 तक ही करेंगे। फिर साथ साथ आप देखोगे मतलब किसी का सैलरी अगर 2 लाख है तो फिर उस तरीके से कंसीडर नहीं होगा, उसका 15,000 का ही अमाउंट कंसीडर होगा। अच्छा, 3 टेस्ट है ये डिटरमाइन करने के लिए कि जो एक्सीडेंट हुआ है वो काम के समय हुआ है क्या। ये 3 स्टेप्स क्या है या 3 टेस्ट क्या है। तो जब चोट आया उस काम करने वाले इंसान को, तो ये कहीं ना कहीं बिजनेस के समय आया है, मतलब जब वो काम कर रहा है तब ये आया है, और अपने मालिक के यहाँ काम कर रहा है उसी दौरान आया है, और ये जो है वो किसी तरीके से मतलब अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए काम नहीं कर रहा था। मतलब तो उसको जब चोट आया है तो वो चोट तभी आया है जब वो अपने मालिक के लिए काम कर रहा था, अपने एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहा था और उसी फील्ड में काम कर रहा था, ऐसा नहीं कि वो पर्सनल काम कर रहा हो और अलग जगह पे काम कर रहा हो। ठीक है, एक दूसरा, ये जो एक्सीडेंट हुआ है बेसिकली ये वहां हुआ है जहां वो मतलब बोले ना कंपनी के दायरे के अंदर, उसको कवर करता है, और इंजरी जो है वो किसी प्रकार के रिस्क को कवर अगर करता है, उसका जो ड्यूटीज ऑफ सर्विस है उस चीज को ध्यान में रख करके कि कितना मतलब वो काम उसका रहा है। इसके अलावा हम डिसेबलमेंट का ये चार्ट आप देख सकते हैं कि डिसेबलमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय क्या हो सकता है, तो लॉस और रिडक्शन। अगर लॉस है तो फिर उसके अर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से रिडक्शन भी सेम है, ये पार्शियल डिसेबलमेंट और ये टोटल डिसेबलमेंट। तो पार्शियल जो है वो रिड्यूस करता है उसकी अर्निंग कैपेसिटी को। ठीक है, अब टेम्पोररी है तो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो कि ये रिड्यूस करेगा अर्निंग कैपेसिटी एक एम्प्लॉयमेंट के अंदर में, और ये एक्सीडेंट के वक्त होना चाहिए। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट में ये भी सेम वही बात है, और टोटल डिसेबलमेंट में इनकैपेसिटेट, जहां पे एक एम्प्लॉय काम करने के योग्य ही अब नहीं रह जाता है किसी भी प्रकार के काम का, उसको यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपेंसेशन। तो ये जो कंपेंसेशन है वो दिया जाना चाहिए डिपेंडेंट्स को ही सिर्फ, ये भी कई बार आ जाता है ओनली, और हम समझते हैं कि गलत है, तो ये आपको पढ़ना होगा कि जो कंपेंसेशन है वो डिपेंडेंट्स को ही दिया जाना चाहिए, और कंपेंसेशन जो है वो पे नहीं किया जाना चाहिए डायरेक्टली टू द वर्कमैन बाय हिज एम्प्लॉयर इन केस ऑफ इंजरी और डेथ। तो कंपेंसेशन जो है वो डायरेक्टली एम्प्लॉयर का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली जो है वो एम्प्लॉयर वर्कमैन को दे दे, काम करने वाले इंसान को दे दे अगर उसके पास में इंजरी कुछ है या उसको डेथ हो जाती है, तो वो डायरेक्टली वो नहीं देगा। एम्प्लॉयर जो है वो डिपॉजिट करेगा वर्कमैन का कंपेंसेशन विद द कमिश्नर। ये जो आपका एपीएफसी का पोस्ट है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, इसके लिए आप तैयारी में जुटे हुए हैं और आप सिंसियरली पढ़ रहे होंगे क्योंकि इसके लिए लगातार हम वीडियोस दे भी रहे हैं, इसीलिए
तो आप इन वीडियोस का भी लाभ उठाइए और साथ साथ में डिसिप्लिन को भी बनाए रखिए, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी एक बार जाएगी तो वापस जल्दी हाथ नहीं लगने वाली है। तो इसके लिए सिंसियरली अपनी पढ़ाई को करते रहिए। कोई और सिंसियर होकर के पढ़ना चाहता है तो हमारे जो कोर्स है हमारा स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे या वेबसाइट पे आपको बताए थे, आप वहां से जाकर के भी चेकआउट कर सकते हैं और आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं इन डिटेल स्टडी के लिए। इस बीच आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर जो है वो डिपॉजिट करेगा। अभी हमने क्या पढ़ा कि कंपेंसेशन जो होगा वो सिर्फ डिपेंडेंट्स को ही दिया जाएगा, ठीक है। और जो कंपेंसेशन दिया जाएगा एक एम्प्लॉयर के द्वारा, एक मालिक के द्वारा एम्प्लॉई को, उसके काम करने वाले इंसान को, तो फिर इन केस उसको इंजरी हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, क्या वो डायरेक्टली पे करेगा उसको? नहीं, उसके लिए वो पैसा जो है वो डिपॉजिट करेगा कमिश्नर के पास में और वो कमिश्नर फिर ट्रांसफर करेगा। यानी कि एक सिस्टम को बनाया गया है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रह सके। ऐसा नहीं कि वो झूठ बोलते हैं हाँ हम जमा कर दिए हैं। तो कमिश्नर को यहाँ पे एक आप समझ सकते हो कि चेन में लिंक किया गया है। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे जो डिपॉजिटेड कंपेंसेशन होगा वो पे किया जाएगा कमिश्नर के द्वारा वर्कमैन को, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे कमिश्नर की होगी। और अगर कोई डिपेंडेंट ही नहीं है उस डिसीज्ड का, डेड इंसान का, तो फिर कोई जरूरत ही नहीं है कि वो कंपेंसेशन एम्प्लॉयर को दे। ये भी आपको याद रखना है कि हो सकता है ना कि उसके घर परिवार में कोई हो ही ना अब, तो फिर उस केस में कोई नीड है नहीं, क्योंकि आप किसको देंगे, कोई है नहीं तो फिर इसलिए उस केस में कोई नीड ही नहीं है कि कोई कंपेंसेशन दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट आप देखोगे अगर दो या दो से ज्यादा डिपेंडेंट्स हैं, किसी डिसीज्ड के एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो फिर वो जो कंपेंसेशन अमाउंट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अकॉर्डिंगली बाय द कमिश्नर अकॉर्डिंग टू हिज विश। ये आप याद रखिएगा, किसके विश पे? कमिश्नर के विश पे। मान लीजिए जो इंसान की मृत्यु हो गई, वो काम कर रहा था लेकिन उसके जो डिपेंडेंट्स हैं, अब वो डिपेंडेंट्स आइदर दो हैं या दो से ज्यादा हैं, जैसा लोग होंगे उसके अकॉर्डिंग कमिश्नर के पास में जो पैसा मिलेगा तो वो दो हिस्सों में, तीन हिस्सों में, जैसे भी लोग होंगे उनमें वो बांट देंगे। क्या वो इक्वली बांटेंगे? तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वो कमिश्नर का विश होगा उसके अकॉर्डिंग वो बांटेंगे। यहाँ पे कहीं पर भी आप देखोगे इक्वल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अमाउंट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कमिश्नर अकॉर्डिंग टू हिज विश। तो ये कई बार सवाल ऐसे ही आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड में, और आपने देखा होगा सोशल सिक्योरिटी के बेस्ड क्वेश्चंस को, तो इन एक्ट्स के ऊपर सवाल आए हैं। और थ्रू आउट जो हमारे आज थर्ड लेक्चर है, तो इस पूरे सीरीज में हमने सारे इंपॉर्टेंट एक्ट्स को कवर किया है, स्कीम्स को कवर किया है गवर्नमेंट का जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। फर्दर भी हम आपको कवर कराते रहेंगे इन आवर वीडियोस, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब आप देखोगे तो ये स्टेटमेंट बेस्ड ही सवाल आते हैं। और इसके अलावा आप देखोगे तो वर्कमैन अगर डिपेंडेंट है अपने लीगल डिसेबिलिटी पे, तो फिर या मेंटल कैपेसिटी पे, तो वो नेग्लेक्ट किया जाना चाहिए उसके चिल्ड्रन को। तो कंपेंसेशन अमाउंट जो होगा वो इन्वेस्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द कमिश्नर। यानी कुल मिलाकर के जो इंसान काम कर रहा था, अब उसके जो डिपेंडेंट हैं वो माइनर बच्चे हैं, तो फिर कमिश्नर जो होगा वो उनके अकाउंट, उनके नाम से अकाउंट ओपन होगा और वो अकाउंट में पैसे जमा करे जाएंगे और जो भी मतलब डायरेक्शंस कमिश्नर देंगे उसके हिसाब से उन चीजों को निभाया जाएगा आगे का। अब हम आ जाते हैं कैलकुलेशन ऑफ कंपेंसेशन। तो कंपेंसेशन इन केस ऑफ डेथ, तो यहाँ पे भी 50% वाला ही फैक्टर है, 1,20,000। तो सेम चीजें यहाँ पे भी हैं। और इसके अलावा आप देखोगे तो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट अभी हमने देखा 60% ऑफ मंथली वेजेस और 1,40,000 जो भी मैक्सिमम हो। और इसके अलावा आप देखोगे तो 15,000 वाला भी हमने देखा था कि वो कंसीडर 15,000 तक का ही मंथली वेजेस को करेंगे। नाउ पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन जो होगा वो कमिश्नर ही करेगा। तो ये भी हमने देखा कि जो कमिश्नर होगा फॉर वर्कमेन्स कंपेंसेशन उसको अपॉइंट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। और इसके अलावा जो कंपेंसेशन होगा वो कमिश्नर ही पे करेंगे इन केस ऑफ डेथ और टोटल डिसेबलमेंट। तो कंपनी जो है वो हमने देखा कि डायरेक्टली पे नहीं करती है, वो कमिश्नर को ट्रांसफर करती है, कमिश्नर बाकी का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो एनी लम सम पेमेंट जो होगा वर्कमैन का अंडर द एक्ट मस्ट बी मेड ओनली थ्रू कमिश्नर। मतलब कि जो लमसम का मतलब क्या कि एक बार में अमाउंट देना, काइंड ऑफ ग्रेचुइटी। तो एक बार में जो बड़ा पैसा होता है उसको हम लमसम कहते हैं। तो कोई भी अगर लमसम फंड होगा तो वो जो है वो इस एक्ट के तहत में कमिश्नर को दिया जाएगा और फिर वो फर्दर वर्कमैन को ट्रांसफर करेंगे। और जो डायरेक्ट पेमेंट होगा वर्कमैन का या उनके डिपेंडेंट्स का, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा एज कंपेंसेशन। मान के चलिए कि जो डायरेक्ट पेमेंट वर्कमैन कर रहा है, ठीक है, या फिर उसके डिपेंडेंट्स कर रहे हैं, उसको नहीं माना जाएगा कि किसी भी प्रकार से वो कंपेंसेशन है। अगर डायरेक्ट पेमेंट कर दिया जाता है तो फिर वो कंपेंसेशन का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि कमिश्नर को होना जरूरी है यहाँ पे। इसके अलावा आप देखोगे तो कई सारे रिपोर्ट्स भी हैं फेटल एक्सीडेंट्स का,
और सीरियस बॉडीली इंजरीज का कई बार होता रहता है। तो अगर एक्सीडेंट होता है और उसकी वजह से डेथ हो जाए काम करने वाले इंसान का, या सीरियस कोई बॉडी की इंजरी हो जाए, तो फिर उस केस में क्या होता है कि एम्प्लॉयर जो होगा वो उसको नोटिस दे देगा अथॉरिटी को, जिसने अपॉइंट, मतलब इस अथॉरिटी को अपॉइंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट, विद इन 7 डेज। कुल मिलाकर के यहाँ पे ये बोल रहा है कि मान लीजिए जो इंसान काम कर रहा है उसकी एक्सीडेंट हो जाती है और उस एक्सीडेंट में आइदर उसको मतलब डेथ हो जाए उसका, या फिर उसको सीरियस मतलब काफी गंभीर पूरे बॉडी में चोटें आई हो, तो उस वजह से क्या होगा कि जो एम्प्लॉयर है यानी कि जो मालिक है वो एक नोटिस सर्व करेगा एक अथॉरिटी को, उस अथॉरिटी को अपॉइंट राज्य सरकार करेगी और ये उसको विद इन 7 डेज करना होगा, ऐसा कंपलसरी है। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसा कि हमने आपको बोला कि क्वेश्चंस इसी के दायरे से होंगे और साथ साथ आप नोट्स बनाते चलिएगा और इनको रिवाइज करते चलिएगा एग्जाम से पहले, और इन लेक्चर्स को अगर आप गो थ्रू करिएगा मैक्सिमम टाइम्स में बाकी लेक्चर्स को अमालगमेट करके, तो डेफिनेटली आपके प्रिपरेशन में काफी बूस्ट मिलेगा। करंट अफेयर्स का ऑलरेडी हमने पार्ट 2 भी ला दिया है जहां पे इकोनॉमी बेस्ड करंट अफेयर्स सिंसियरली कवर कराया गया है, तो प्लीज उन लेक्चर्स को जाकर के फॉलो करिए। नेक्स्ट हम पॉलिटी के लेक्चर्स को भी कोशिश करेंगे इसमें इंक्लूड करने का, और ये सोशल सिक्योरिटी का जो लेक्चर था वो यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। और इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, एक्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, एवरीथिंग, बस आपको रिवाइज करना है। और इन वीडियोस में जो एफर्ट्स लग रहे हैं उसको अप्रिशिएट करने के लिए बस लाइक करिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा आपका क्या फीडबैक है, क्या रिस्पॉन्स है, सोशल सिक्योरिटी को आपने कितना अच्छे से समझा है, और अगर कुछ डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और साथ साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, बिकॉज इन इनिशिएटिव्स को चालू रखने में जो डेडिकेशन चाहिए वो डेडिकेशन हमें आपसे ही मिलेगी। तो इस डेडिकेशन का एक रीजन बनिए और इस चेन में जुड़ते हैं और ग्रो करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा जानने को मिला होगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।